गुप्त साम्राज्य बहुत सारे अर्थों में इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य, देखो पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि लंबे समय तक भारत पर विदेशी शासन रहा। गुप्त साम्राज्य या गुप्त एम्पायर, ठीक है। इनसे पहले जैसे उत्तर भारत में शक भी थे, कुषाण थे, पार्थियन भी पश्चिम भारत में आए, पल्लव पार्थियन थे, इनसे पहले की बात कर रहा हूं। और दक्षिण में किसका था, सातवाहन थे। अब इन सभी की जगह आए गुप्त शासक, ठीक है। तो एक तो लंबे समय बाद भारतीय शासक आए, इसलिए गुप्त शासक इंपॉर्टेंट है। कुछ धर्म के क्षेत्र में और कुछ राजनीति के क्षेत्र में ऐसी नई चीज आई। राजनीति के क्षेत्र में तो एक सामंतवाद का प्रॉपर तरीके से उदय हुआ, जिसके प्रभाव आगे चल के बहुत क्रांतिकारी होंगे, ठीक है। आप देखना इतिहास की दिशा ही बदल जाएगी। इनके बाद में शक्तिशाली शासक एक हर्षवर्धन आएगा 7वीं शताब्दी में, और हर्षवर्धन के बाद अरब आक्रमण शुरू हो जाएंगे। अरबों के बाद में तुर्क आ जाएंगे। तो भारत इनके बाद में कभी विदेशी शासन करने वाले लोग आएंगे भारत में इसके बाद में। दूसरा, धर्म में आज जो देखते हो मंदिर निर्माण शुरू हुआ, त्रिदेव की पूजा शुरू हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इससे पहले नहीं हो रहे, और मंदिर बनने शुरू हो गए। तो धर्म के एक कला एवं साहित्य में बहुत बहुत नए नए काम हुए। जैसे अजंता की गुफाएं हैं, बौद्ध चित्रकला है काफी सारी। तो कला साहित्य के हिसाब से स्वर्ण युग है। धीरे धीरे यहाँ से भारत की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने, आर्थिक स्थिति में भी, सामाजिक स्थिति में भी। तो स्वर्ण काल सिर्फ कला एवं साहित्यिक उपलब्धियों के लिए। मैंने बताया था जैसे गुप्तों ने क्या किया, शुरुआत में जो इनका क्षेत्र था वो ये था, यूपी और बिहार, जिसको प्रयाग और अनुगंग वाला प्रदेश था, जो गंगा का गंगेटिक प्लेन है, जिसको गंगा का मैदान कहते हैं, गंगा यमुना के बीच का मैदान है। पहला शासक हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का टाइम था 240 से 80। फिर आ जाएंगे घटोत्कच, ये दोनों के दोनों कुषाणों के सामंत थे, 280 से 319 ईस्वी। और इनके बाद में आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का विस्तार करेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया था गुप्तों का साम्राज्य। मैं मौर्य जब पढ़ा रहा था, बार बार कह रहा था मौर्यों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, मौर्यों की नौकरशाही बहुत बड़ी थी। मौर्य राज्य के हर एक आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो यहाँ तक थे, यहाँ तक था उनका एरिया, इसलिए इतनी बड़ी नौकरशाही थी, इसलिए वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ो। अब ये वही चीजें, ठीक। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद 500 वर्षों तक नहीं आया, विदेशी आक्रमण आए। बैक्ट्रियाई यवन क्यों कहते हैं यूनानियों को, क्योंकि मैंने बताया था ना, ओक्सस नदी या ओक्सस रिवर के दक्षिण भारत में, अमुद्रिया कहते हैं जिसको हिंदी में, तो वहां बैक्टीरिया में शासन करते थे, इसलिए इनके कई सारे नाम है। इनको इंडो ग्रीक्स भी कह देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी यूनानी हो जाएगा, या बैक्टीरियाई यवन भी कह देते हैं। पल्लव या पार्थियन आए, शक आए, ठीक है। दक्षिण भारत में पहले सातवाहन थे, और सातवाहनों को कौन रिप्लेस करेगा, वाकाटक करेंगे, है ना। ये आ गया। श्रीगुप्त घटोत्कच के बारे में कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। अब आ जाओ सीधा का सीधा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम का एक तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, ये इंपॉर्टेंस है। एक 319 में कौन सा संवत प्रारंभ किया, गुप्त संवत। और अगली क्या काम किया, चांदी के सिक्के चलाए। देखो गुप्तों की जो सिक्का है ना, ये आईएएस में पूछा है कि गुप्त कालीन या गुप्त युग अपनी सिक्का शास्त्रीय उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, और इसको उदाहरण सहित समझाइए। आईएएस मेंस में आया है, ठीक है। क्योंकि इनके सिक्कों का, चांदी के सिक्के जारी कर दिए तो कोई नया, इनके सिक्के बहुत अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। जैसे चांदी का सिक्का है, एक अभी कुमार गुप्त का सोने का सिक्का है, जिसमें वो शेर का शिकार कर रहा है तीर से।
तो जो सिक्का शास्त्रीय विशिष्टता है वो सिक्के इनके इसके इसलिए इनके सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बताऊं। समुद्रगुप्त का आ गया, सर्वाधिक पराक्रमी शासक था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने अपने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति को लिखने, जो इलाहाबाद है आज का वहां है, इसका रचयिता कौन था? हरिसेन, जो इसका दरबारी था, इसका कोर्ट पोइट था, और इसने चंपू काव्य शैली में लिखा है। और ये भारत का एकमात्र अभिलेख है जिसमें राजा अपनी दिग्विजयों का उल्लेख एकदम खुल के करता है। वो बताता है कि मैंने राज्यों का 5 वर्ग किया है। उत्तर भारत के प्रति मेरी जो नीति थी वो प्रसभ्योधरण की थी। उनको जीत के मैंने उत्तर भारत के 9 राजा, जो जैसे अच्युत, नागसेन, गणपति, नाग, तीन का ही नाम देता है, उनको मिला लिया। दक्षिण भारत के प्रति मेरी नीति थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ठीक है, कि उनको जीतो, उनको मुक्त करो, और जीत के मुक्त करते हो तो वो आदमी आपका ऋणी हो जाता है ना, ओबलाइज्ड हो जाता है वो। और ऐसा काम करने वाला, अगर इसका तुलनात्मक मूल्यांकन करें, तो ऐसा काम करने वाला एक व्यक्ति तो इससे पहले मौर्य साम्राज्य का अशोक था, जिसने धम्म नीति का परिपालन किया। साम्राज्य विस्तार उसने युद्धों की बजाय किससे किया? धम्म के प्रसार से किया। ठीक है, और ऐसा काम किसने किया था? और आप आगे देखोगे दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश अलाउद्दीन खिलजी करेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में साम्राज्य में नहीं मिलाएगा। बहुत समझदार व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी भी। ठीक ऐसा ही अकबर के समय में गोलाकुंडा सिर्फ खानदेश और अहमदनगर को जीतेगा, गोलाकुंडा बीजानगर, जो बीजापुर को, वो अपने साम्राज्य में नहीं मिलाएगा। इससे पहले ऐसी गलती कौन करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। साम्राज्य का विस्तार कर लेगा दक्षिण भारत तक, लेकिन उसके समय में अकेले दक्षिण भारत में 47 विद्रोह होंगे। वो तुगलक वंश का एकदम पतन कर देगा। इसलिए पागल आदमी का उदाहरण देना हो तो किसका उदाहरण देते हैं? तुगलक का उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नीति। फिर अकबर की ऐसी आ जाएगी, औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति पढ़ेंगे। औरंगजेब ने क्या किया था? पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए जो समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी वो ठीक नीति थी, ठीक थी। अगर साम्राज्य में वो मिला लेता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता कि उस साम्राज्य को बनाए रखना। हालांकि मौर्य इस चीज में कामयाब रहे। मौर्य कामयाब क्यों रहे? क्योंकि उनकी नौकरशाही बहुत बड़ी थी, प्लस उनके पास आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा थे। राज्य हर चीज से टैक्स लेता था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत के आ गई। फिर उसने आठवीं राज्यों को हराया जो विंध्य क्षेत्र के थे, फिर गणतंत्रीय राज्यों को हराया, और फिर शक, कुषाण, मरुंडों को हराया। और जो साथ में जो योले, योद्धे, मालव, अर्जुनायन, हारप्रीक, काक, वो ऐसे छोटे छोटे जनपद थे, उनको भी उसने हरा दिया। और उसको सिक्कों पर क्या करते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो एक तो ये इसको उपाधि किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इन्होंने भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। नेपोलियन फ्रांस का योद्धा था, है ना। ठीक है, अब दिग्विजयों का मतलब होता है, जो बड़ी बड़ी विजय जो होती है ना, उसको दिग्विजय कहते हैं। दिक प्लस विजय। ठीक है, जैसे ये प्रथम चरण आ गया, इसका प्रथम चरण में आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराया। ठीक है, इसमें गणपति नाग आ गया, अच्युत आ गया, और नागदत्त आ गया। एक एक नाम याद करने की जरूरत नहीं, इन जनरल आपको याद रहे। ठीक है, सेकंड चरण आ गया। सेकंड चरण में इसने 9 गणराज्य, 9 गणराज्य में ये आ गए, योद्धे, मालव, अर्जुनायन। ठीक है, सीमावर्ती राज्यों में समतट, डवाक, कामरूप, ये कौन सा एरिया है? बंगाल असम वाला, बंगाल असम। समतट, डवाक, कामरूप, ये एरिया है। ठीक है ना, बंगाल असम। फिर नेपाल और कर्तपुर, ये बॉर्डर से लगता हुआ जो एरिया है वो। फिर अगला आ जाएगा, चौथे चरण में दक्षिण भारत के राजा थे। दक्षिण भारत में 12 राजाओं को जीता उसने। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि उसकी दक्षिण भारत की दिग्विजय की नीति थी, उसका क्या नाम था? रणमोक्ष अनुग्रह। ऐसे क्या करते हो भाई? दक्षिण भारत की नीति थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह।
ठीक है, 12 राजा थे। कौशल का महेंद्र, महाकातार का व्यागराज, कोराल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटार का स्वामीगत, कांची तक पहुंच गया, कांची का विष्णु गोप है ना। ये 12 राज्यों को इनका नाम दे रखा है उसने अपने, जो उसकी परियाग प्रशस्ति है उसमें। अब आ जाओ 5वें चरण में, जैसे लिखा है उसने, ये शुद्ध नहीं है। 5वें में उसने जैसे लिखा है, शक, कुषाण और मरुंडों को हराया था ना, उसने लिखा है, उसमें लाइन लिखी हुई है, देवपुत्र साहानुसाही, साहानुसाही शक मुरुंड। तो ये सारे जो शक, कुषाण और मरुंड थे उनको हराया। मरुंड कौन थे? गुप्तों से जस्ट पहले कुषाण थे। कुषाणों के बाद 250 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत में मरुंड, जो कुषाणों की जैसे ही एक ट्राइबल लोग थे, जनजातीय लोग थे, उनका शासक था। ये 5वां है। इसमें इनके लिए इन्होंने 3 विधियां अपनाई है। आत्मनिवेदन, मतलब खुद को गुप्त सम्राट के दरबार में हाजिर हो जाना। कन्योपायन, कन्योपायन मतलब अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजा से कर देना। और गुरुत मंदक, इनकी है ना गरुड़ मुद्रा की जो सील थी, क्योंकि गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु जी का वाहन माना जाता है, और ये वैष्णव थे गुप्त शासक। तो गरुड़ वाली मोर से अपनी जगह पर राजाज्ञा प्राप्त कर ले कि मुझे अपने प्रदेश का शासन करने दिया जाए। तो ये है आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत मंदक, ये इनके लिए याद रखना। अगर मेंस में समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति आती है या समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान आते हैं, ये चीज लिखते हो तो इसका असर बहुत अच्छा जाएगा, एकदम शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है। और अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, एक वो, अब उसके सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ना, दिखाया गया है ना। तो ये 2019 का मेंस का सवाल है आईएएस का, कि गुप्त युग की सिक्का शास्त्रीय उत्कृष्टता के उदाहरण बताएं। सिक्का शास्त्रीय उत्कृष्टता, एक्सीलेंसी इन न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट। न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को, क्या कहते हैं? न्यूमिस्मिट्स, न्यूमिस्मिट्स कहते हैं ना। तो न्यूमिस्मिट्स आर्ट जो है उसमें क्या एक्सीलेंस था, तो उसमें ये भी आ जाएगा ना कि वो अपने समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए बताया गया है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। वो मैंने बता दिया था कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक तो था रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त। मम्मी ने तो नाम चंद्रगुप्त लिखा, लेकिन 2 हैं तो अपन द्वितीय कह देते हैं। इसकी मम्मी ने तो चंद्रगुप्त ही कहा था इसको। ठीक है। अब रामगुप्त की रानी थी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी, या ध्रुव देवी। शक आक्रमण होता है, शकों का आक्रमण होता है, तो रामगुप्त इस ध्रुव देवी को शकों को सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को खराब लगती है। खराब लगती है तो वो क्या करता है कि पहले तो शक राजा को इसके ध्रुव स्वामिनी के वेश में जाता है, शक को मार देता है शक राजा को, और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। हालांकि ये बात बहुत गले नहीं उतरती, क्योंकि हिंदू संस्कृति में ये चीज ऐसी संभव नहीं है भाई को मार के कोई भाभी से शादी कर ले। ठीक है। ऐसा उदाहरण कोई एक सिंगल उदाहरण नहीं। हाँ, सिंहासन के लिए भाई को मार देता है, लेकिन भाई को मार के, ये प्राचीन समय में बड़ी कॉमन बात थी सारे भाइयों का। जैसे जैसे बिंबिसार का वध किसने किया था? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु का किसने किया था? उदयन ने किया था। और अपने राजस्थान वाले तो खास करके जो जोधपुर के राठौड़ थे, वो तो इस चीज के लिए फेमस थे। कुंभा को किसने मारा था? उद्दा ने। तो प्राचीन समय में ये बड़ी कॉमन सी बात थी कि राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए कोई अपने बेटे को मतलब मार दे। तो ये ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। अब इस चीज का उल्लेख कहाँ कहाँ है? एक तो विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। वही विशाख दत्त जिसके मुद्रा राक्षस में तो किसकी चर्चा है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस प्रकार होशियारी से नंदों का जो प्रधानमंत्री था राक्षस,
उसकी एक एक योजना को विफल कर दिया। ये गुप्तों के समय का था विशाखदत्त। और यहाँ लिखेगा वो देवी चंद्रगुप्तम। ये किताब इंपॉर्टेंट है। और अगर आरपीएससी के आप पेपर देख रहे हो ना, आरपीएससी बुक्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। और की आपने आरएएस के पेपर की 2 सवाल पूछेंगे एंशिएंट से, तो ज्यादा फोकस इधर रहता है उनका। ठीक है, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम और राजशेखर की काव्य मीमांसा, इन 2 किताबों में इस घटना का वर्णन है। फिर बन जाएगा शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो थोड़े समय तक रामगुप्त शासक रहा था। ठीक है ना। फिर ये भारतीय इतिहास में फिर जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक भी लिखा है, ध्रुव स्वामी ने, है ना। और महिला पात्र जो उपेक्षित महिला पात्र हैं, जैसे उन्होंने यशोधरा भी लिखा है। भगवान बुद्ध तो संन्यास लेके चला गया, यशोधरा को छोड़ गया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पे भी लिखा है उन्होंने, वो तो भाई के साथ वनवास चला गया, लेकिन उर्मिला का क्या वजह से। फिर बाद में है ना, जब स्वतंत्र भारत के एक नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कितने लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इसके बारे में ये एक नाटक लिखा है। ठीक है, इससे ये घटना ज्यादा, ये कथानक ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब देखो, अब चंद्रगुप्त द्वितीय और किस बात के लिए प्रसिद्ध था? हम्म इसकी एक उपाधि देवगुप्त या देवराज भी मिलती है। ठीक है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या था? नवरत्न थे, 9 जेम्स या नवरत्न थे। और कौन से दरबार में थे? उज्जैन वाले दरबार में थे। उज्जैन को राजधानी, एक राजधानी तो इनकी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन को इसने कब राजधानी बनाया? उज्जैन को राजधानी इसने बनाया, इसकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे किया इसने? किससे किया? वाकाटक रुद्रसेन से विवाह किया। प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री थी, इसका वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय से। आरएएस प्री में पूछा है भाई इस बार। रुद्रसेन सेकंड से किया। जब रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई, तो उज्जैन का शासन प्रभावती गुप्ता किसकी मदद से चलाती थी? इसकी मदद से, चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसी उज्जैन वाले दरबार में जो किस्से कहानियों का बहुत हिस्सा बनता है, बार बार नाम आता है, उज्जैन वाले दरबार में नवरत्न रहते थे। नाम बोलो कौन कौन थे? कालिदास आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। संस्कृत के महान नाटककार हुए। नाटक कौन कौन से हैं इसके? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। ठीक है, दूसरा है विक्रमो वर्षियम, विक्रम और स्वर्ग की जो उर्वशी, जो स्वर्ग से आदि आई जो है उर्वशी की प्रेम कहानी है। फिर मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य हैं, छोटे। मेघदूत में एक यक्ष होता है, वो किसी श्राप के कारण पर्वत पे निवास कर रहा होता है। बरसात की ऋतु में उसको उसकी वाइफ की याद आती है, पत्नी की याद आती है, तो वो बादलों के माध्यम से अपना संदेश पत्नी को भेजता है, वो मेघदूत। खंड काव्य का मतलब जिसमें जीवन के एक हिस्से का ही वर्णन किया जाए, वो खंड काव्य कहते हैं। ऋतु संहार है, अलग अलग ऋतुओं का वर्णन है। और महाकाव्य क्या क्या है? एक रघुवंश है। ठीक है, तो ये कालिदास संस्कृत के नाटककार थे। फिर आएगा अमर सिंह। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा है, आगे डिटेल में करवाऊंगा। अमर सिंह ने क्या लिखा? अमर कोश। और ये डिक्शनरी या शब्दकोश है। इसमें एक एक चीज के लिए, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ वो बताए गए। फिर शंकु आ गया, ये आर्किटेक्ट था। थपनक आ गया। फिर धन्वंतरी महान आयुर्वेदाचार्य। फिर वर रुचि, वराह मिहिर। वराह मिहिर फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। कुलज्ञ
एवं ज्योतिष के विद्वान थे वराह मिहिर और घटपरकर और वेताल भट्ट, ये 9 इनके दरबार में विद्वान थे। देखो अब आते हैं अपन कुमारगुप्त पे। अब देखो देखो चंद्रगुप्त के बाद में शासक बना उनका पुत्र कुमारगुप्त। देखो कुमारगुप्त दो बातों के लिए फेमस है। एक तो नालंदा जो महाविद्यालय कहाँ है, बिहार में है आज नालंदा। और नालंदा महाविद्यालय किस लिए फेमस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है कुमारगुप्त को। ये है महायान बौद्ध धर्म का, महायान बौद्ध धर्म का केंद्र। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है। क्योंकि इस समय तक बौद्ध धर्म का जो रूप कौन सा प्रचारित हो रहा था, महायान वाला हो रहा था, महायान जो रूप है। और एक ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, आवासीय महाविद्यालय। समझते हो इसका मतलब, जहाँ बच्चे रहते भी हों, और ये यूनिवर्सिटी थी ना कि कॉलेज। आवासीय विश्वविद्यालय थे, महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय। इसको खोजा किसने था, इसको खोजा था कनिंगम ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे ना, फर्स्ट अध्यक्ष नहीं, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जो भारत का और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ना, जो प्राचीन स्थानों की खुदाई करता है, उनको संरक्षित करता है, कनिंगम ने खोज दिया था। खोजा कैसे, दबा हुआ था, प्लस इसको जलाएगा कौन, बख्तियार खिलजी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति होगा बख्तियार खिलजी, वो इसको जला देगा, है ना। तो इसको नष्ट किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी इसको जला देगा। और ऐसा कहते हैं कि ये 3 महीने तक जलता रहा, इसमें इतनी किताबें थी। और ये बात ऐतिहासिक है, वर्णन कौन करता है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, फायान आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय में ऐड कर लो इसी में। इसके समय भारत में कौन आया था, चीनी यात्री फायान आया था। कब से कब रहा भारत, 399 से लेके 414 ईस्वी तक भारत रहा। और ये नालंदा महाविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने फायान भारत में आया था। ठीक है, ये बात याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। ठीक है, ये लिखता है कि इसको 100 गांवों का रेवेन्यू मिलता था इसको चलाने के लिए। और इसके खंडर भी इतने भव्य हैं, आप लोगों ने देखा है क्या कभी, देखना, इसके खंडर बहुत भव्य है, इतने बड़े हैं कि जसता है ये यूनिवर्सिटी जैसी संस्था थी। और बाद में सरकार ने अभी यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी है सरकार ने, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी प्रॉपर रूप से रन भी कर रही। ठीक है, अब नालंदा विद्यालय को, महाविद्यालय को बाद में संरक्षण किसने दिया, बाद में संरक्षण कौन देगा, हर्षवर्धन भी देगा, और बंगाल के पाल शासक भी देंगे। आगे आप पढ़ना, बंगाल के जो पाल शासक आएंगे 8वीं शताब्दी में, उन्होंने एक तो महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, प्लस नालंदा विश्वविद्यालय होगा यही, यही बिहार में विक्रमशिला होगा, और यही बिहार में उदंतपुरी होगा, उदंतपुरी जिसको कहते हैं, तो उनको संरक्षण देंगे बंगाल के पाल शासक। आगे फिर से रिपीट, ठीक है। और यही आईएएस प्रीलिम्स में आया है कि बंगाल के पाल शासकों का क्या योगदान है, तो यही है कि उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अपने को पूरी कंटिन्यूटी में पढ़ना, ठीक है, याद रह जाएगा। इसकी स्थापना करी थी कुमारगुप्त को, ये श्रेय दिया जाता है। एक देखो, कुमारगुप्त के गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले, 18-19 अभिलेख मिले, मथुरा में भी मिला है, सांची में भी मिला है, करमदंडा अभिलेख भी इसका फेमस है। लेकिन कुमारगुप्त के 2 फेमस अभिलेख कौन कौन से हैं,
बोल मत जाना, पाप लग जाएगा। दो फेमस अभिलेख हैं देखो, एक तो विल्सड अभिलेख, विल्सड अभिलेख ये कहाँ है? एटा जिला उत्तर प्रदेश में, एटा उत्तर प्रदेश में। और दूसरा मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर बताने की जरूरत नहीं है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये दो अभिलेख हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में ये पूछ लेते हैं कौन सा अभिलेख किसका है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। देखो ये आ गया विल्सड अभिलेख, एटा उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये एटा उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट। मथुरा आ गया, सांची का आ गया, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ आपको विल्सन और मंदसौर दो इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी का आ गया, तुमेन का आ गया, गढ़वा का आ गया, मंदसौर वाला ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो मंदसौर वाला है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मंदसौर वाला? ये भी एकदम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की तरह प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब जिसकी प्रशंसा करने हो, और इसकी रचना करी वत्स भट्टी ने, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये कर्मदंडा भी, ये मैं आपको सारे याद नहीं करना आपने को। अब आ जाओ स्कंदगुप्त, अब आ जाओ स्कंदगुप्त। देखो कुमार गुप्त के समय में है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुमार गुप्त के समय में जब कुमार गुप्त शासन कर रहा था, उसका बेटा स्कंदगुप्त था। कुमार गुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था। पुष्यमित्र कौन थे? कल मैंने बताया था ना, गुजरात वाला जो आज का एरिया है वहां शासन करने वाले लोग थे। और इसका पता कहाँ चलता है, पता कहाँ से चलता है? स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख प्रसिद्ध है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, गाजीपुर जिला यूपी में है भीतरी अभिलेख। और इस अभिलेख में क्या बताया है? कुमार गुप्त के अंतिम समय में, कुमार गुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। ठीक बात है। जिसको दबाने के लिए कुमारगुप्त ने अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा था। और दूसरा देखो, दूसरा इसका फेमस अभिलेख है जूनागढ़। एक तो हो गया भीतरी स्कंदगुप्त का, दूसरा जूनागढ़ है। जूनागढ़ में यह बताया गया है कि हुणों का आक्रमण हुआ था, और हुणों को मलेच्छ कहा है। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में मलेच्छ का क्या मतलब होता है? विदेशियों को भारतीयों ने मलेच्छ कहा है, ठीक है। राजपूत, जो आपको राजपूत साहित्य या चारण साहित्य में भी जैसे तुर्कों को और मुगलों को उन्होंने मलेच्छ कहा है ना, मलेच्छ पढ़ते हो तो जूनागढ़ जो अभिलेख है ये कहाँ है? गुजरात में। और इसमें क्या पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था, समय हुणों का आक्रमण हुआ, हूण इन्वेजन। इसके बाद आप देखना गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुप्त शासक, आगे वाले जो गुप्त शासक आएंगे वो कमजोर आएंगे। तो भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख दोनों याद रखना, ठीक है। बढ़े आगे। और इसकी इंपॉर्टेंस एक बात में और इंपॉर्टेंस है,
स्कंदगुप्त की और इम्पोर्टेंस ये है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का कैसे करवाया पुनर्निर्माण, वो देखो। जैसे गुजरात में गिरनार पर्वत है क्या, गिर अभ्यारण्य है ना अभी भी यहाँ। मोदी जी रोज चले जाते हैं ना मोदी जी। गिरनार पर्वत है, यहाँ इन्होंने कौन सी झील बनी, यहाँ है एक झील सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, निर्माण तो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मरम्मत किसने करवाई, मरम्मत या पुनर्निर्माण, जैसे एक बार बरसात से टूट गई थी बाढ़ आने से, एक बार पुरानी होके टूट गई थी, तो पहला इसकी मरम्मत करवाई अशोक ने। दोबारा मरम्मत किसने करवाई, रुद्रदामन ने। जो इस रुद्रदामन का यही जूनागढ़ में अभिलेख भी है। ठीक है, यही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यही है। और तीसरी बार मरम्मत कौन करवाएगा, स्कंदगुप्त। गुप्त ने इसका गवर्नर था चक्रपालित को काम सौंपा। ये तो सुदर्शन झील का ये भी याद कर। ठीक है, पुरानी एग्जाम में आरपीएससी पूछती थी पहले। अब देखो अब बात करते हैं स्कंदगुप्त के समय ये सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, और स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासकों का कालक्रम है। देखो फिर है ना कमजोर शासक आएंगे ये सारे। पहले पुरुगुप्त आएगा, फिर कुमारगुप्त आएगा, फिर बुद्धगुप्त आएगा, फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य आएगा। ये सारे के सारे कमजोर शासक थे और इनका जैसे पतन हो जाता है गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट आता है गुप्त शासक भानुगुप्त का एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, एरन आप पढ़ चुके हो, एरन कहाँ है, सागर जिला मध्य प्रदेश। ये एरन पहले कहाँ पड़ा था, ताम्रपाषाण में। वेरी गुड, है ना, उज्जवल पढ़ के आते, गुड, वेरी गुड। ताम्रपाषाणिक स्थल था, कैथा, एरन और नवदातोली, जो मालवा वाला प्रदेश था। मालवा मतलब उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उसको मालवा कहते हैं। तो इस एरन में भानुगुप्त का एक अभिलेख मिला है, जिसमें प्रथम प्रमाण मिलता है किसका, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण। ये इंपॉर्टेंट पूछे कि भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, बढ़ो आगे। भानुगुप्त का एरन अभिलेख इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सती प्रथा का पहला उल्लेख है, जूनागढ़ बचा चुका। ठीक है, भित्री बता दिया, अहोम अभिलेख भी है, ये मिला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इंपॉर्टेंट नहीं है, जूनागढ़ और भित्री दो याद रखना, इंदौर सुपिया ये सब कोई काम के नहीं। गढ़वा, अब देखो गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख में अलग से तैयार करके लाया हूं आपके लिए। ठीक है, अब याद करना है अपने को, जो याद करना है अपने काम का है। समुद्रगुप्त का एक ही याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति, रचना किसने करी थी, हरिसेन ने। और इसमें क्या पता चलता है, समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति का उल्लेख है इसमें, साम्राज्यवादी नीति का उल्लेख है। आगे बढ़ो, चंद्रगुप्त का उदयगिरी क्या बताता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी में क्या है,
उसमें चंद्रगुप्त की दिग्विजयों का उल्लेख है। उदयगिरी का इसमें क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड की विजयों का उल्लेख है। ठीक है, अब कुमारगुप्त का विल्सड आ गया और इंपॉर्टेंट आ गया मंदसौर। ठीक है, विल्सड और मंदसौर दो इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट कौन सा है? चंद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ और बीतरी। बीतरी में किसका आक्रमण बताया है? पुष्यमित्रों का। और जूनागढ़ में हुणों का। अब गुप्तकालीन शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। देखो, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था क्या थी? एक तो जो नई प्रवृत्ति आती है, इतिहास में बार बार कहता हूं, इतिहास है ना निरंतरता में परिवर्तन का अध्ययन है ना, कंटिन्यूटी में जो चेंज होगा, निरंतरता में परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन तो है लेकिन वो अचानक से नहीं होता। तो सातवाहनों के समय में मैंने बताया था कि सातवाहनों के समय में जो उनका नासिक अभिलेख है नागारिका रानी का, सातकर्णी प्रथम की रानी थी नागानिका, उसमें भूमिदान का भारत में पहला उदाहरण मिलता है। सातवाहनों के समय में भूमिदान का पहला उदाहरण मिलता है। सातवाहन के जो नासिक अभिलेख है, सातकर्णी फर्स्टम की रानी थी नागानिका, उसका नासिक अभिलेख, और उसमें कहते हैं वो भूमिदान। ये भूमिदान या लैंड ग्रांट से क्या होगा, ये भारतीय समाज पे जबरदस्त असर डालेगा, इस बात को समझना। ये प्रवृत्ति आगे जाके कॉमन किसके समय में हो जाएगी? गुप्तों के समय। देखो, भूमिदान से क्या होता था, पहले तो भूमिदान दिया जाता था सिर्फ ब्राह्मणों को। जैसे मान लो उसको 10 गांव का दान दे दिया, तो उसको जो दान मिला है उस 10 गांव के लोगों का स्वामी कौन हो गया? वो ब्राह्मण हो गया। उनका प्रशासन कौन चलाएगा? वही ब्राह्मण चलाएगा। और वो ब्राह्मण जब उनका प्रशासन चलाएगा तो छोटा सा सामंत नहीं हो गया क्या? सामंत का मतलब क्या है? एक राजा के अधीन खूब सारे छोटे छोटे राजा। और ये चीज गुप्त युग में आते आते बढ़ जाएगी। और हर्षवर्धन के टाइम में तो सामंतवाद इतने जोर पे होगा 7वीं शताब्दी में। और फिर 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो युग है उसको क्या कहते हैं? सामंतवाद का युग। और एक देश में जब छोटे छोटे राजा हो तो उस युग में ये भारत के पतन का युग है। इसी समय में अरब आक्रमणकारी आएंगे, आके देश पश्चिमी भारत से आएंगे ना अरब आक्रमणकारी, आके आराम से हरा देंगे, क्योंकि छोटे छोटे खूब सारे राजा थे। और छोटे छोटे राजा वो एकजुट होकर लड़ने में हमेशा असफल रहे। भारत के राजा कभी विदेशियों के खिलाफ संघ बना ही नहीं पाए। चाहे पहला आक्रमण दारा का आक्रमण हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण हो, चाहे हिंदी यूनानियों का हो, चाहे पार्थियंस का हो, चाहे कुषाणों का हो, चाहे शकों का, और चाहे अरब आक्रमण हो, चाहे अरबों के बाद में फिर 11वीं सेंचुरी में तुर्कों के आक्रमण हो। भारत के राजा संघ बनाने में हमेशा असफल रहे। ठीक है, ये चीज आगे इंपॉर्टेंट आएगी। अब गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में सीधी सीधी बात क्या है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर होता था राजा। ठीक है, वो उपाधियां होती थी उनकी, महाराजा धीराज परम भट्टारक, राजत्व का देवीकरण किया, पदों को वंशानुगत किया। देखो, ज्यादा इसको ऐसे समझो, ऐसे लिखना है। अगर किसी के भी प्रशासन की बात करें हम, तो सबसे पहले हायरकी में सबसे ऊपर कौन होगा? राजा। मेरी इस बात को समझना है ना, सबसे ऊपर किसका केंद्रीय स्थान किसका होगा? राजा का। और ये राजा क्या करेंगे, उपाधियां कैसी धारण करेंगे?
महाराजा धीराज या परम बट्टारक? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम बट्टारक। बट्टारक का मतलब राजा होता है। राजाओं का राजा कब का मतलब क्या हुआ? इन उपाधियों से क्या लग रहा है कि सामंतवाद का उदय हो चुका था। महाराजा धीराज राजाओं का राजा। और मजे की बात देखना, यही चीज आपको धर्म में देखने की मिलेगी। जब समाज में और राजनीतिक जीवन में भेदभाव होता है छोटे बड़े का, वही चीज धर्म में आ जाएगी। पंचायतन शैली के मंदिर सुने हैं क्या आप? पंचायतन शैली का क्या मतलब हुआ? पंचायतन शैली में जो मुख्य देवता है वो तो मंदिर के गर्भगृह या सेंक्टम में रहेगा। छोटे देवता बार बार के दरवाजों में लगा देंगे। ठीक है। तो जो जो समाज में जो चीज होगी वो धर्म में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। जैसे मूल इस्लाम में एकेश्वरवाद है, तो इस्लाम में जातियों का विभाजन नहीं है हिंदू धर्म के। ठीक है। हालांकि बाद में जब इस्लाम भारत आया, तो भारत में जैसे जैसे उच्च वर्णों ने, एक तो इस्लाम किया, भारत के लोगों का कुछ तलवार के बल पे भी धर्म परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से भी स्वीकार किया। तो जो भारतीय समाज में चीजें थी वो इस्लाम में आ गई। मूल इस्लाम में जैसे जातिवाद नहीं है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो समाज का विभाजन देखो कितने बड़े स्तर पे। तो धर्म समाज, जैसा समाज होगा वैसा उसका धर्म होगा। ठीक है। तो ये चीजें फिर धर्म में भी आएंगी, आगे धर्म में बताऊंगा। राजा हो गया, राजा से, राजा किस चीज पे शासन करता था? पूरे देश का, पूरे देश या साम्राज्य का, या पूरे राज्य का करता था? राज्य को किस में बांट रखा था? अलग अलग प्रांतों में। और प्रांतों का शासन कौन करता था? युवराज। युवराज करते थे। तो राजा के बेटे होते थे वो करते थे। और इन प्रांतों को बांट रखा था भुक्ति में, भुक्ति कहते थे। और भुक्ति का शासक कौन होता था? उपरिक या गोप्ता। आगे विभाजन ऐसे ही तो होगा। प्रांतों का विभाजन भुक्ति में हो गया। और भुक्ति का विभाजन किसमें किया? विषय, आज के जिलों के समान होते थे। ये तो समझ लो जैसे अपना कमिश्नर प्रणाली है ना, संभाग प्रणाली है अपनी, वैसी हो गई। ये राज्य के जैसा हो गया और ये पूर्ण साम्राज्य हो गया। विषय का कौन होता था? विषयपति। शासन में सारी की सारी शक्तियां किस में केंद्रित होती थी? राजा में। और ये लिख लो, दूसरा लिख लेना, सामंतवाद का आरंभ हो गया था। बोलो, इतनी बात समझ आई क्या आपको? बस प्रशासन यही था, इतना सा लिखना है। अपना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है नहीं जो रिसर्च करने बैठ रहे। ठीक है जी। वो होता था ये मैं डाल दूंगा। आईएमए श्री गंगानगर का अपना है ना टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दूंगा। थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इतना याद कर लेना है ना। प्राचीन भारत में हमेशा राजा सबसे शक्तिशाली होगा, सारे के सारे स्थान राजा में। ये देखो एक चीज और बताता हूँ। मैंने आपको कल भी कहा था कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान बताते हुए, कि जो राजा होता है ना, अब ये राजा किसकी उपाधि धारण करते थे? गुप्त राजा। महाराजा धीराज की करते थे। साथ में खुद में देवत्व का आरोपण करने के लिए क्या बताते थे? ये कहते थे कि हम विष्णु के अवतार हैं, यम के अवतार हैं, कुबेर के अवतार हैं। और यही काम आज के बड़े बड़े पॉलिटिशियन करते हैं ना। हर एक पॉलिटिशियन, जैसे कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है एकदम सज धज के रहता है ना, मूछ दाढ़ी भी बड़ी करीने से सजी होती है। पुतिन को कभी देखा है? कभी घुड़सवारी करता है, कभी स्कूबा डाइविंग करता है। क्यों करता है वो? ताकि उसके देश के लोगों को ये लगे कि उसका शासक मजबूत है, कमजोर नहीं है। ये राजत्व के सिद्धांत होते हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप। ठीक है। मतलब नाम नहीं लूंगा, अपने देश के भी जो बड़े राजनेता है वो एकदम सूट बूट और एकदम यूं परफेक्ट रहते हैं ना, फोटो वोटो में, हर चीज में। वो किस लिए वो रहता है कि वो चाहे पुराना राजा हो चाहे आज का पॉलिटिशियन हो, वो खुद को शक्तिशाली दिखाना पसंद करता है।
तो इन्होंने जो जो इन्होंने राजत्व में देवत्व का आरोपण किया, मतलब विष्णु की उपाधि धारण कर ली और ये सारे काम किए। ठीक है, पुतिन को कभी चलते हुए देखना, तुम लोगों को शर्म आएगी। 75 साल उम्र है, रूस का तीसरी बार राष्ट्रपति बना है, कभी उसकी चाल देखना कैसे तन के चलता है। ठीक है, कहते हैं ना सिग्मा वाक, कहते हैं ना सिग्मा मेल वाली वाक है। जानते हो क्या सिग्मा मेल? जानते हो? छोड़ो फिर। देखो, एक नई चीज या एक सवाल जो बार बार पलट के पूछते हैं, इस बात को समझना। देखो, जो विषयपति होता था ना, जो विषय का शासक होता था जिले जैसी, उसको सहायता देने के लिए एक परिषद होती थी, और इस परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। ये बड़े नगर में होती थी। इसके सदस्य होते थे नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। एक नगर पालिका के अस्तित्व की बात चलती है। अब देखो, इनके समय में ये व्यापार वाणिज्य, नगर श्रेष्ठी क्या हो गया? जो शहर का सबसे अमीर सेठ होगा वो होगा। सार्थवा क्या होते थे? ये सार्थवा पूछ लेते हैं कई बार। सार्थवा होते थे व्यापारिक काफिलों का प्रधान, या व्यापारियों का प्रधान मान लो, व्यापारियों का प्रधान। पुराने समय में व्यापारियों का काफिला एक साथ चलता था, उसको कहते थे व्यापारियों का प्रधान, या व्यापारिक काफिले का प्रधान मान लो। ये सार्थवा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? इससे ये पता चल रहा है भी व्यापारियों के काफिले चल रहे थे, इसका मतलब विदेश व्यापार बहुत अच्छा था भारत। नगर पालिकाओं के भी अस्तित्व का चलता है, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भारत में हमेशा से क्या रही है? गांव रही है, हमेशा से। ये गांवों का बता दिया। अब फायान यहाँ आया था। फायान जो जो कहेगा वो सारी बात इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसकी जो बात है ना फायान की। अब हरिसेन तो प्रशंसा ही करेगा, समुद्रगुप्त का दरबारी था। भारतीय इतिहास के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय जो दरबारी इतिहासकार कभी सही इतिहास लिख सकता है क्या? जैसे चारण इतिहास में ये समस्या है, उन्होंने ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी गप्पें ठोकी हैं। इसी गप्पे में बता देता हूँ। जैसे महाराणा प्रताप का भाला था क्या 80 किलो का? हम्म कवच था क्या 200 किलो का? खुद उनका जो वंशज है अभी, तो महाराणा प्रताप का, उसने अभी ललन टॉप को इंटरव्यू दिया, उसमें वो खंडन करता है, और मैंने देखा है मेवाड़ का म्यूजियम, भाला 3 से 4 किलो का था। ठीक है, कवच ऐसा था कि सिर्फ आदमी के शरीर की सुरक्षा हो जाए, लोहे का वो कड़ी में से कड़ी जोड़ के, है ना, ताकि तलवार या भाले का वो नहीं लगे। उसका बेमुश्किल 5 किलो वजन भी नहीं होगा। तो वो 3 किलो 4 किलो का भाला 80 किलो का कैसे हो गया? 80 किलो का भाला लेके कोई व्यक्ति लड़ पाएगा? हम्म महाराणा प्रताप का कद बताते हैं 7 फुट कद नहीं, बिल्कुल सामान्य 5 फुट 7-8 इंच का कद था। ये पता कैसे चलता है? उसके उनके जो कवच पड़ा है मेवाड़ के म्यूजियम में, उसको देख के पता चलता है। ऐसे गप्पे उन्होंने क्यों सरकाए? तो ये भारतीय इतिहासकारों के साथ ये समस्या है। इसलिए कहते हैं कि भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था। तो फायान का विवरण इसलिए इम्पोर्टेंट है। फायान जो बात कहेगा वो एकदम ऑब्जेक्टिव बात होगी, उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं। यहाँ 15 साल रहा, यहाँ से जाके वापिस चीन गया, चीन जाके उसने भारत का इतिहास लिखा। उसको कोई डर नहीं था किसी का, वो लिखा है, वो बात ऑब्जेक्टिव होगी। तो इसलिए जो विदेशी इतिहासकारों का विवरण है भारत के प्रति, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके समय में फायान आएगा, हर्षवर्धन के समय इंसांग आएगा, फिर 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के समय के बाद इत्सिंग आएगा। इन तीनों का विवरण इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में मेगस्थनीज का इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हायान क्या कहता है कि जो शारीरिक दंड जो देते थे वो ज्यादा कठोर नहीं होते थे। तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी। फायान ने जो कहा वो सारी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब कौन कौन अधिकारी होते थे? अधिकारियों वाला देख लो, उनके प्रशासन में कौन कौन अधिकारी होते थे। देखो, कुमार अमात्य हो गए। कुमार अमात्य वैसे राजा का बेटा होता था।
महादंड नायक न्यायाधीश को आज भी दंड नायक कहते हैं ना, पता है ना? जो ये मजिस्ट्रेट होते हैं, जेएम, एसीजेएम, इनके लिखा होता है ना महादंड नायक, तो न्यायाधीश होता था। और महासंधि विग्राहक होता था युद्ध एवं संधि का अधिकारी। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। महाबलाधिकृत सेनापति, महाअक्षपट लिख क्या हो गया? अकाउंट्स का जो लेखा जोखा रखता था। प्रतिहार कौन हो गए? प्रतिहार का मतलब होता है डोरमेन या द्वारपाल। तो ये अंदरूनी भाग का हो गया। महाप्रतिहार पूरे राजमहल का हो गया। इनमें इंपॉर्टेंट था कुमारामात्य, और इंपॉर्टेंट जो है कुमारामात्य, महादंड नायक, और ये महासंधि विधायक, और महाबलाधिकृत, और ये इतने इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वर्तिहार कोई नहीं पूछता। ठीक है, भाट पुष्टपाल, ये इनको कोई नहीं पूछेगा। सार्थ हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रथम कुलिक वैसे होता है, लिपिक को कहते हैं, लिपिक होता है ना जो, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रधान शिल्पी या शिल्प संख्या मुखिया। प्रथम कायस्थ लिपिक हो गया है ना, कायस्थ लिपिक हो गया, और कुलिक हो गया इनका जो शिल्प संघ का मुखिया। कायस्थ कौन होते हैं भाई? देखो, इस समय है ना, गुप्तों के समय में एक नया काम हुआ, ये सक्सेना, माथुर और श्रीवास्तव, ये नाम सुने हैं आपने? तो ये कायस्थ होते हैं। और गुप्तों के समय में कायस्थ एक नए वंश के रूप में उदय हुआ। गुप्ता, सक्सेना, माथुर जो आजकल आते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई वाले कामों में सबसे आगे रहते हैं, सरकारी अधिकारी भी, क्योंकि ये गुप्तों के समय में भी ये पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे। जैसे राजस्थान में जो चारण है, चारण परसेंटेज में तो 1% के आसपास है, लेकिन सबसे ज्यादा आरएएस अधिकारी है ना, जिनके आगे, नाम के आगे नक्तदान, तख्तदान, बख्तदान, बारठ, ये नाम के आगे लगता है, वो सारे चारण। चारणों का भी यही काम था, राजाओं के वो लेखे जोखे लिखते थे। ठीक है, ऐसे ही कायस्थ थे, कायस्थ को लिपिक कहा। ये आ गया। फिर भंडागाराधिकृत, ये होता था राजकोष का अधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर। दंडपाशिक होता था पुलिस अधिकारी। विनय स्थिति संस्थापक होता था धर्म और शिक्षा संबंधी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, धर्म और शिक्षा संबंधी मामलों का, है ना। और महापिलपति होता था, महापीलपति होता था गज सेना या हाथी सेना का, क्योंकि पील खाना कह देते हैं ना जहाँ हाथी रहते हैं उसको, ये इंपॉर्टेंट है। बड़ो आगे, रण भंडारी, चाट, ये नगर श्रेष्ठी, ये सारे आ गए। अब देखो, अब ये बात करेंगे अपन आर्ट एंड कल्चर में। अब गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? गुप्त का जो टाइम था ना, 454 से लेके 467 तक। 54 से लेके 467। तो स्कंद गुप्त के बाद के जो शासक थे वो कमजोर थे। बाद के शासक थे वो कमजोर थे। एक तो ये पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, ये सारे के सारे कमजोर थे, कमजोर उत्तराधिकारी नहीं संभाल पाएंगे। एक बड़ा कारण क्या था? पुष्य मित्रों का आक्रमण। इसका जिक्र कहाँ है? पुष्य मित्र कहाँ के थे? पश्चिम भारत के। और इसकी चर्चा कहाँ है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख, ये मेंस के लिए है ना। और हूणों का आक्रमण, देखो, गुप्तों के समय है ना, पुष्य मित्रों के आक्रमण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हूणों का आक्रमण। उस समय के साहित्यिक ग्रंथों में बार बार हूण आक्रमण का जिक्र आता है। अब
हूण कहाँ के थे? जो आज का अफगानिस्तान है ना, वहां काबुल जाबुल उस एरिया के थे। तो हूण थे, मध्य एशिया की बर्बर जाति थे ये भी। हूण आक्रमण। अब मध्य एशिया की बर्बर जाति थे। पहला हूण शासक भारत में कौन आया? तोरमान। पहला आया तोरमान। ठीक है। इस हूण आक्रमण की चर्चा कौन से अभिलेख में है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में है। ठीक है। वो बताता है कि उन्होंने आक्रमण कर दिया भारत पर। तोरमान के बाद इसका बेटा आएगा मिहिरकुल, जो उत्तरी भारत पर कब्जा कर लेगा। 800 साल के इतिहास में ये कौन सा आक्रमण है विदेशियों का? पहले 514 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में दारा या डेरियस का। फिर जरेक्सीज आया था। पहला तो ईरान का आक्रमण हो गया दारा का। दूसरा आक्रमण सिकंदर का आक्रमण हो गया। तीसरा हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ मौर्यों के बाद में, पोस्ट मौर्यन एज में। फिर शकों का हुआ, फिर पर्थियन का हुआ, फिर कुषाणों का हुआ, और सातवां ये आक्रमण है हुनों का। और आठवां आक्रमण फिर किसका होगा इसके बाद में? तुर्कों का होगा, जो अरबों का होगा, क्योंकि इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। अरब आएंगे, फिर थोड़े टाइम के लिए ईरानी आक्रमण होगा, और फिर तुर्की आक्रमण होगा। 10 तो ये मोटा मोटी है। और बाद में आधुनिक भारत में पहले पुर्तगीज आएंगे, पुर्तगाल से आए थे। फिर कौन आएगा? फिर डच आएंगे, जो हॉलैंड जिसको आज का नीदरलैंड कहते हैं। फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेनमार्क के आएंगे, और फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो ये अंगुलियां पूरी हो गई। इतने विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत में। हर कोई आया है, हर कोई हरा के चला गया। बताएंगे वो समय समय। तोरमान के बाद अगला शासक कौन आया है? मिहिरकुल आया है। ठीक है। मिहिरकुल को कौन हरा देगा? किसको हराएगा? मालवा का शासक होगा यशोधर्मन। मालवा का यशोधर्मन इसको हरा देगा। और ये कब हराएगा? 532 ईस्वी में। और ये भी किसकी उपाधि धारण करेगा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। भारत में है ना, विक्रमादित्य की उपाधि बहुत पॉपुलर थी। आज तक 14 राजाओं ने धारण करी है। लास्ट कौन होगा इस कड़ी में? पहला तो वो था जिसने शक को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया। और लास्ट में होगा हेमू, जो अकबर के विरुद्ध लड़ेगा। हेलो, हाँ जी। ये आओ नीचे, ऑफिस में आ जाओ, मैं क्लास में हूँ। ऑफिस में आ जाओ, मैं क्लास में हूँ, 5 मिनट में आओ। ऑफिस में बैठ। ठीक है। ये होगा हुणों का आक्रमण हो जाएगा, पुष्य मित्रों का आक्रमण हो जाएगा। स्कंदगुप्त के बाद के शासक कमजोर होंगे। और क्या होगा? और होगा कमजोर आर्थिक स्थिति। कमजोर आर्थिक स्थिति का गवाह क्या है? एक तो इनके सोने के सिक्कों में मिलावट है। दूसरा, रोमन साम्राज्य से व्यापार, रोमन साम्राज्य से व्यापार में गिरावट। देखो, पुराना जो रोमन साम्राज्य था ना, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे 5th सेंचुरी तक यूरोप का शासन कौन कर रहा था? इटली के जो रोम में, जो जो रोमन साम्राज्य जिसका केंद्र था, वो शासन करेगा। उससे अपना व्यापार चलता था। और व्यापार में वहां से सोना भारत की तरफ आ रहा था। और बदले में भारत से क्या जा रहा था? सूती वस्त्र जा रहे थे,
समुद्र में जो मिलते हैं मोती, रतन, जेम्स, ये जा रहे थे, प्लस गरम मसाले जा रहे थे दक्षिण भारत से। ये व्यापार बंद हो जाएगा, और ये व्यापार जैसे ही बंद होगा, धीरे धीरे भारत की आर्थिक स्थिति में गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, भारत को जो सोने की चिड़िया कहते हैं ना, वो सच्ची बात है। आपको मैंने मौर्योत्तर काल पढ़ाया था। मौर्योत्तर काल में भारत का विदेश व्यापार इतना जबरदस्त था कि पिल्ली जो है, पिल्ली जो जो एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन है, वो दुख व्यक्त करता है पूरी दुनिया का सोना भारत में आ रहा है। आप सोच के देखो, गरम मसाला तो दोबारा उग जाएगा। आज गरम मसाले के बदले में सोना आने लग जाए, विदेशी मुद्रा आने लग जाए, तो देश फिर से। ठीक है, तो इसके कुछ एक, ये वैसे तो डिटेल में मेंस के टाइम बताऊंगा, पर एक व्यापारियों की श्रेणी थी। गुप्त काल में व्यापारी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते थे, श्रेणी बना लेते थे। वो श्रेणी पश्चिम भारत को छोड़ के मालवा चली गई, और उन्होंने अपना जो मूल काम है वो छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पश्चिम भारत में जो बड़ौच या भृगु कच्छ वाला बंदरगाह था, उससे रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। उस रोमन साम्राज्य से व्यापार में गिरावट आई, तो उन्होंने अपना मूल काम छोड़ दिया। ये मेंस के टाइम डिटेल में बता। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, व्यापार वाणिज्य में गिरावट आ गई थी। और अंतिम सबसे बड़ा कारण सामंतवाद का उदय हो गया था। सामंतवाद का, अब सामंतवाद में है ना, सारी चीजों में गिरावट आती है। गिरावट क्यों आती है, जो सामंत होते हैं वो एक तो कमजोर शासकों के समय में विद्रोह कर देते हैं। सामंत कब कंट्रोल में रहेंगे, जब राजा शक्तिशाली रहेगा। कमजोर शासकों के समय में सामंत हमेशा विद्रोह कर देंगे। तो सामंत विद्रोह कर देंगे। एक सामंती सेना की निष्ठा किसमें होती है हमेशा, कि सामंतवाद का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें ये छोटे छोटे सामंत हैं। सामंतवाद का मतलब यहाँ का एक सामंत, ये ऐसे ऐसे अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दें अपन। इनकी जो सेना होगी, विदेशी आक्रमण की यहाँ केंद्रीय सत्ता राजा बैठा है, इनकी सेना की निष्ठा सामंत के साथ होगी या इस राजा के साथ होगी, सामंत के साथ होगी। तो सामंती सेना की निष्ठा हमेशा, इसलिए सामंतवाद का उदय भी गुप्त साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बना। ये 5 कारण है। कला और साहित्य में गुप्त काल की आपको डिटेल में कल बताऊंगा, उसमें से भी खूब सारे सवाल आते हैं।